दिलचस्प वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन बटन पर क्लिक कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। एपिसोड 9 पेशकश मेरे कारवां। अमेरिका बहादुर का पूरी दुनिया में जो असर रसूख है इससे तुम बखूबी वाकिफ हो। इन लोगों को हर जगह आसाइयां मैसर आ जाती हैं। खटमंडू की एक ताकतवर शख्सियत जिमी फोंडा का साथ दे रही है। जोगिंदर पाल नामी ये सियासी शख्सियत नामुमकिन को मुमकिन बनाने के लिए यहाँ बहुत मशहूर है। इससे तुम हालात की संगीनी का अंदाजा लगा सकते हो। मैं नहीं चाहता तुम मेरे साथ बाहर निकलो और किसी नई मुसीबत में उलझ कर वापस न आ सको। हमें ठीक 9 बजे रात यहाँ से बस्ती की तरफ रवाना होना है। कुछ देर बाद वहाँ ठहरना है और फिर आगे रवाना हो जाना है। तुम मेरा मतलब समझ रहे हो ना? बात के इख्तिताम पर डॉक्टर मोंग ने गहरी सवाली नजर से मुझे देखा और मैं इस बात में सर हिलाकर रह गया। आगे बढ़ने का मतलब था बुद्ध नील कुंड की इबादतगाह की हिफाजत करना। मुझे ये बखूबी अंदाजा था कि वो बस्ती में मेरी खातिर ही थोड़ी देर रुकना चाहता था। मैंने बड़े से बिली तस्करा पूछ लिया, ठीक है मैं तुम्हारे साथ बाहर नहीं निकलूंगा, लियोन के हमरा जाने की इजाजत तो है ना? तुम लोगों पर 2 मरतबा कातिलाना हमला हो चुका है। वो ठहरे हुए लहजे में बोला, जितनी भी एहतियात करो अच्छा है, वैसे जो तुम्हारी मर्जी। इसने फैसले की गेंद मेरी कोर्ट में फेंक दी तो मैंने कहा, हमारा सामान वगैरह एना पोर्टर होटल में है। हम शाम से पहले थोड़ी देर के लिए निकलेंगे, अपना सामान ले आएंगे और कुछ सैर वगैरह कर भी हो जाएगी। वैसे मैंने जुमला अधूरा छोड़कर एक नजर डॉक्टर मोंग को देखा और इजाफा करते हुए कहा, वैसे भी अभी तक यही नतीजा सामने आया है कि कातिलाना हमला हम पर नहीं बल्कि तुमसे मुतल्लिक लोगों पर हुआ है और तुमने भी इस बात का इकरार भी किया। हम तो अमेरिका से सियाहत की गर्ज से नेपाल आने वाले 2 मियाँ बीवी हैं। हमारा किसी झगड़े फड्डे से क्या वास्ता? मैं तुम्हारी दलील को रोक नहीं करूंगा, वो मुसलहत अमेज लहजे में बोला, लेकिन इन दोनों कातिलाना हमलों में तुम मेरे साथियों की गाड़ी में पाए गए हो। न सिर्फ पाए गए हो बल्कि हकीकी मायनों में तुमने हमलावरों को छुट्टी का दूध याद दिलाया है। इसका मतलब है अब तुम दोनों पर भी मेरे साथियों का लेबल चिपचिपा हो चुका है। वो एक लम्हे को रुका, फिर इजाफा करते हुए बोला, मैं ये फैसला तुम पर छोड़ चुका हूँ। अगर तुम नहीं रुकने वाले तो एक छोटा सा चक्कर लगाओ, मगर एहतियात के साथ। डॉक्टर मोंग के आखिरी जुमले में एक तनबीह पेचीदा थी। मैंने कहा, अब हाथ पांव बांध कर पूरा दिन घर के अंदर भी तो नहीं गुजारा जा सकता। जवाब में डॉक्टर मोंग ने कंधे उचकाने पर इत्तेकाफ किया। दोपहर का खाना हमने एक साथ बैठकर खाया। खाने का बंदोबस्त डॉक्टर मोंग के मुसल्लह मुलाजिम चंदर ने किया था। ताहम दौरान में पुलिस के 2 सादा लिबास जो इन बंगले की हिफाजत के लिए वहां पहुंच गए थे, वो दोनों नहायत मुस्तैद और अकाबी निगाह रखने वाले पुलिस एहलकार थे। ये एक मामूली की कार्रवाई थी। थोड़ी देर पहले इस बंगले पर 4 अफराद ने धारा बोला था। पुलिस का फर्ज बनता था वो इस बंगले में बसने वालों की हिफाजत का इंतजाम करे और इसने ये इंतजाम कर दिया था। खाने के दौरान मैंने महसूस किया कि डॉक्टर मोंग बड़ी उदास नजर से थोड़ी थोड़ी देर बाद लियोन की तरफ देख रहा था। इसकी नजर में कोई ऐसी बात थी जिसने मुझे परेशान कर दिया। खाने के इख्तिताम पर जब लियोन हाथ धोने के लिए उठी तो मैंने डॉक्टर मोंग से पूछ लिया, डॉक्टर लियोन के हवाले से तुम क्या सोच रहे हो? वो चौंका, कुछ नहीं। इसने बात घुमा दी। मैंने कहा, बताना नहीं चाहते तो दूसरी बात है, लेकिन मैंने महसूस किया है तुम जब भी लियोन की तरफ देखते हो तुम्हारी आंखों में एक अजीब सी उदासी भर जाती है। इसकी कोई खास वजह? इसने गहरी सांस छोड़ी और गमगीन आवाज में बोला, वजदान मैं अपने एहसास की वजाहत नहीं कर सकता, लेकिन इतना जान लो कि मुझे इस लड़की की तरफ से गहरी तशवीश है। वही तो मैं भी पूछ रहा हूँ, मैंने एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा। तुम्हारी तशवीश मुझ पर भी परेशानी में मुब्तला कर रही है। वो गहरी सोच में डूब गया। इसकी पुरअसरार खामोशी से मुझे बेचैनी होने लगी। मैंने पूछा, क्या लियोन किसी भी हवाले से मेरे लिए मुज़र साबित हो सकती है? ये बात नहीं यार वजदान, वो जल्दी से बोला, लियोन बहुत अच्छी और मुतआवन लड़की है। मेरी तशवीश और फिक्रमंदी का सबब यह है कि मैं महसूस कर रहा हूँ अनकरीब लियोन को कोई बहुत बड़ा सदमा पहुँचने वाला है। मैंने चौंके हुए अंदाज में सवाल किया, किस नौयत का सदमा? मैं फिलहाल इसकी वजाहत नहीं कर सकता, डॉक्टर मोंग ने मुतज़ब्बिब अंदाज में कहा। इसी वक्त लियोन वापस आ गई और मैं इस मौजू पर मजीद गुफ्तगू ना कर सके। डॉक्टर मोंग ने आवाज बुलंद कहा, खाने से तो फारिग हो गए, मेरा मशवरा है तुम दोनों थोड़ी देर के लिए आराम कर लो। तुम लोगों ने सुबह से बड़ी मुशक्कत उठाई है, शाम में फ्रेश अप होकर सैर सपाटे को निकल जाना। एक लम्हे को रुका तो वो उठकर खड़ा हो गया और बोला, आओ मैं तुम लोगों का कमरा दिखा दूं। इसी वक्त डॉक्टर का नेपाली मुलाजिम चंदर वहां पहुंचा और इतला दी कि जानूस मिलने के लिए आया है। डॉक्टर ने आंखों ही आंखों में चंदर को कोई इशारा किया तो वो उल्टे कदम वापस चला गया। डॉक्टर हमें कमरा दिखाने के लिए हमारे साथ हो लिया। चंद सेकंड बाद हम एक शानदार बेडरूम में थे। डॉक्टर हमें बेडरूम में छोड़कर चला गया तो लियोन की सूरत पर निगाह पड़ते ही डॉक्टर की नामालूम तशवीश मेरे जहन में चकराने लगी। डॉक्टर मोंग ऐसा शख्स नहीं था कि इसकी किसी भी बात आसानी से नजरअंदाज की जा सकती। वो सांगफू जैसे अजीमुल मर्तबियत शख्स
शख्सियत का खलीफा नायब था। मैं सांगफू की रूहानी सलाहियतों का मुतारिफ था। डॉक्टर मोंगरे फोशर के कई कमाल भी मेरे तजुर्बे में आ चुके थे। लियोन के हवाले से इसने अपने जिन मुहब्बम एहसासात का जिक्र किया था, इससे मैं भी अच्छा खासा फिक्रमंद हो गया। ये फिक्रमंदी मेरे चेहरे से चलके तो लियोन ने पूछे बिना ना रह सकी, क्या हुआ वजदान? मेरा मतलब है शॉन। वो गड़बड़ा गई, फिर संभल कर बोली, तुम खासे उलझे हुए दिखाई दे रहे हो। मैं अपनी परेशानी के बारे में इसे क्या बताता, इसका ध्यान बटने के लिए कह दिया। जब तुम मुसलसल गलती पर किए जाओगी तो मैं उलझूंगा नहीं तो फिर क्या करूंगा? मैंने क्या किया है? वो हैरत भरी नजर से मुझे देखने लगी। मैं वजदान नहीं, शॉन हूँ, तुम्हारा शोहर शॉन। मैंने इसकी गलती की निशानदेही करते हुए बात निभा दी, और ये नुक्ता तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। मेरे साख्ता इसकी हंसी निकल गई, फिर वो हंसते चली गई। इसकी इस हरकतें मुझे उलझा दिया। मैंने ऐसी कोई बात नहीं की थी कि वो इस पर ठट्ठा मारकर हंसा जाता। मैं एकदम संजीदा हो गया और कदरे सख्त लहजे में इस्तफसार किया, लियोन तुम्हें क्या हो गया है? बेतरह हंसे चली जा रही हो। क्या मैं तुम्हें कोई लतीफा सुनाई दे रहा हूँ? ये लतीफा नहीं तो और क्या है? वो हंसी को रोकते हुए बोली। मैं मजीद उलझ गया। क्या मतलब? तुमने कहा तुम मेरे शोहर शॉन हो। वो गहरी संजीदगी से वजाहत करते हुए बोली, ठीक है, हम मियाँ बीवी का रोल कर रहे हैं। तुम मेरे शोहर हो और ना ही मैं तुम्हारी बीवी। मेरा ख्याल है तुम कम अज कम तन्हाई में इस ढोंग की जरूरत नहीं। अगर हम इतना डूब कर मियाँ बीवी का रोल करने लगे तो तन्हाई के लम्हात में कोई संजीदा मसला भी खड़ा हो सकता है। वो एक फितरी बात कर रही थी, इसका मसला होना नामुमकिन नहीं था। बहरहाल इस मौजू को बहस करने की बनाने दे दिया और इसकी आंखों में देखते हुए कहा, बस इतनी सी बात पर तुम कह लगा रही थी? जवाब में एक मर्तबा फिर हंस दी। दरअसल बात यह है कि शॉन एक बोरिंग इंसान है। मुझे इस बात पर हंसी आ गई कि तुम शॉन कैसे हो सकते हो? तुम्हारी जिंदगी तो एडवेंचर और सनसनीखेज से भरी पड़ी है। एक दो नज़ारे तो देख चुकी हूँ, आइंदा ये आंखें पता नहीं क्या क्या देखेंगी। बात खत्म ही करते ही वो मायनेखेज अंदाज में मुस्कुरा दी। मैं बेहतियात नजर से इसकी फलापानी हसीना को देखने लगा। वो इस वक्त मुझे खतरे की एक घंटी दिखाई दे रही थी। जब कोई औरत किसी मर्द के सामने अपने शोहर की ऐब गिनवाती है, इसकी तारीफ करे तो इसको अलर्ट हो जाना चाहिए। लियोन मुझे एडवेंचरस और शॉन को बोरिंग कह रही थी। अगर चाहे हकीकत भी होती तो इसे भी इजहार के एहतियात करना चाहिए था। लेकिन अमरीकी कल्चर के पर्दा मर्दजन बड़े बेहतरक और मनमौजी होते हैं। वो अक्सर मामलात में औरतें मर्दों की निस्बत ज्यादा बोल्डनेस का मुजाहरा करती हैं। लियोन अगरचे फलपानी थी, ताहम एक तवील अरसे से अमरीका बहादुर की फिजाओं में सांस ले रही थी। इसका बहादुरपन जाना भी मुंतकी बात थी। मैंने मौका की मुनासबत से बात को संभालते हुए कहा, शॉन तुम्हारी नजर में बोरिंग होगा, मगर मेरा ख्याल है तुमसे बहुत मुख्तलिफ है। इस सिलसिले में तुम्हें मुझसे क्या इख्तिलाफ है? वो संजीदगी से बोली। मैंने कहा, मेरी नजर में शॉन के लिए बेचारा का टाइटल ज्यादा मौजू रहेगा। वो कैसे? मैंने इसने पूछा। तुम अपने तर्ज अमल को दयानतदारी से ना पूछो तो तुम्हें मेरे सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैंने मायनेखेज लहजे में कहा, क्या तुम मुसलसल 4 साल से इसके साथ ज्यादती नहीं करती चली आ रही? तुम मर्दाना ब्लॉग बनने की कोशिश कर रहे हो। वो निगाह चुराते हुए बोली, मैं जमीनी हकीकत और फितरी असूल बयान कर रहा हूँ। मैंने भी तुम्हें अपनी मजबूरी बता दी थी। ठीक है, इस मौजू पर बाद में बात करेंगे, मैंने कहा। लियोन मेरे हिसाब से कसी नफ्सियाती आर्ज में मुब्तला थी। शॉन से इसकी शादी को 4 साल हो गए थे, मगर अभी तक वो 2-3 से नहीं हुई थी। लियोन बच्चा पैदा करने से गुरेज़ां थी और इस दौरान में इसके 3 अबॉर्शन हो चुके थे। वो अडॉप्शन के हक में थी, लेकिन डिलीवरी के मराहिल से गुजरते हुए इसकी जान जाती थी। खैर, डिलीवरी भी कोई मसला नहीं था। आजकल ऑपरेशन का जमाना है। लियोन की परेशानी कई माह पर मुश्तमिल वो अर्जा था जिसके बाद डिलीवरी की जरूरत पेश आती है। इस अरसे के नशीबो फराज तो बहरहाल इसको झेलना था और इससे खौफजदा थी। मैं इसके मसले को बड़ी हद तक समझ गया था और इसके साइकोनाल्स का इजादा भी करता था। इसके बलअक्स शॉन को अपने बच्चे की शदीद ख्वाहिश थी। बाद में भी यही बात होगी वजदान? शॉन वो ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए बोली। मैंने कहा, तुम आराम करो, मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। कहाँ जा रहे हो? इसने चौंक कर पूछा। जरा देखो जनूस क्या खबर लाया है। मैंने कहा, जनूस जल्दी वापस आ जाऊंगा। फिर इसका जवाब सुने बगैर मैं वहां से चला आया। जनूस और डॉक्टर मोंग की तरफ कदम बढ़ाते हुए लियोन के हवाले से मेरा जहन मुतजाद ख्यालात में घिरा हुआ था। अभी थोड़ी देर पहले मैंने लियोन के मुतरन्नम और जिंदगी से मामूल कह के सुने थे और डॉक्टर मोंग का हसास बताया था। इससे कोई बहुत बड़ा सदमा मिलने वाला है। मैं अपने मुशाहिदे और डॉक्टर मोंग के तजुर्बे को छुटलाने की पोजीशन में नहीं था। शायद इसीलिए मेरा जहन उलझा हुआ था। पता नहीं वो कौन से दुख से इम्तिनार होने वाली थी। मैं डॉक्टर मोंग और जनूस के साथ जा बैठा। इन्होंने मेरी आमद को महसूस नहीं किया और अपनी गुफ्तगू को जारी रखा। जनूस इस वक्त मोंग को सुबह वाले वाक़े की तफसीली रिपोर्ट पेश कर रहा था। इसके मुताबिक सुर्ख जीप में जिस 3 मुसल्लह अफराद ने आज हमारा ताक़ुब किया था वो चोरी की साबित हुई थी।
हमने मुसले आवारों को बुजुर्ग बनाई थी तो इनमें से 2 मौका पाते ही वहां से फरार हो गए। तीसरा तवाज़े की ताबना लेकर बेहोश हो गया था। इस बेहोश शख्स को जुनूस ने पुलिस के हवाले करके तहकीक कराई तो कोई अहम बात मालूम न हो सकी। वो एक थरथराहट गुंडा था जो मुआवजा लेकर कत्ल गारतगरी जैसे काम बशौक करता था। किसी नामालूम शख्स भारी मुआवजे की एवज इसकी खिदमत हासिल की थी। इस शख्स ने सारा इल्जाम इन 2 बगोरों पर डाल दिया जो मौका से राह फरार इख्तियार करने में कामयाब हो गए थे। बहरहाल वो शख्स अभी पुलिस की तहवील में था और इस पर मजीद तफ्तीश करी जा रही थी। डॉक्टर मोंग ने पूरी बात सुनने के बाद गंभीर लहजे में कहा, मुझे तो इन दोनों वाक़यात में एक खास राब्ता नजर आ रहा है कि हमला आवरों का ताल्लुक बिलवास्ता हमारे दुश्मनों से है। मोंग का ये जुमला एहतियात का दामन थामे हुए था। मैं समझ गया इसका इशारा मोशे हामन एंड कंपनी की जानिब था। पता नहीं जनूस ने इसका क्या मतलब अखज़ किया था। मैं भी नहीं जानता था डॉक्टर ने इस मामले में जनूस को किस हद तक इन्वॉल्व कर रखा था। डॉक्टर को मैंने बड़े वाज़े अल्फाज में बता दिया था कि इसका मेज़बान मुझे एक ज़रा पसंद नहीं आया, इसलिए वो गुफ्तगू के दौरान में कोई ऐसी बात नहीं कर रहा था जिस पर हम दोनों का बेवक्त इजहार राय ज़रूरी समझा जाता। डॉक्टर मोंग मुझे जनूस के बरअसर होने के बारे में तो बता ही चुका था। इसके मौके पर इंकिशाफ भी हुआ कि जनूस ने खटमंडू में खुफिया प्रॉपर्टी भी बना रखी है। बहुत से कारोबार जिनका मालिक लोग किसी और शख्स को समझते हैं वो दर हकीकत जनूस की मलकियत थी। इनमें एक मिसाल होटल येलो बेगोडा की थी। इस कामती पात पर वाक़या शान दर होटल येलो बेगोडा का असल मालिक जनूस ही था। यह संजीदा गुफ्तगू जारी थी कि इंस्पेक्टर शिवा का फ़ोन आ गया। फ़ोन डॉक्टर मोंग रिफोशिक ने रिसीव किया। शिवा पुलिस हेडक्वार्टर से बात कर रहा था। डॉक्टर बड़ी तवज्जो से इसकी रिपोर्ट सुनने लगा। इस दौरान में इसके चेहरे पर मिली जुली कैफियत नमूदार होती रही। कभी वो इंतहाई संजीदा हो जाता और कभी इसके तासरात से तवक्कुफ़ जलने लगता। रिसीवर रखने के बाद इसने बारी बारी हम दोनों की तरफ देखा और ठोस लहजे में बोला, 2 मुर्द अफराद की शिनाख्त नहीं हो सकी। शदीद जख्मी और बेहोश होने वाले अफराद अभी तक जुबान नहीं खोली। इन पर होने वाले तशद्दुद से जाहिर होता है कि वो आदि मुजरिम हैं और थाना जेल वगैरह इनके लिए नई बात नहीं। सुर्ख जीप की तरह वो गाड़ी और हैवी ड्यूटी ट्रक भी चोरी शुदा साबित हुए हैं। वो चंद लम्हात को रुका, फिर बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, दोनों कातिलाना वारदातों में बहुत से इशारे मुश्तरक मिलते हैं। मैं तो इसी नतीजे पर पहुंचा हूं कि ये वाक़यात एक ही पेटेंट की 2 शाखें हैं। जो हाल शिवा की इस स्कीम मुझे पसंद आई है। वो एक लम्हे के लिए रुका, फिर बात को बताते हुए बोला, शिवा आज की रात इन दोनों अफराद पर मुख्तलिफ अंदाज में दबाव डालकर इनके जुबान खुलवाने की कोशिश करेगा। अगर सुबह तक इस कामयाबी ना हो सके तो फिर इन्हें रिहा कर दिया जाएगा। इन्हें रिहा करना ठीक नहीं होगा डॉक्टर मोंग, जनूस ने मुतअर्रिज़ लहजे में कहा। डॉक्टर बोला, ये रिहाई एक सोचा समझा मंसूबों के तहत होगी। थाने से इन्हें रुखसत करने से पहले इनकी निगरानी का मुकम्मल बंदोबस्त कर लिया जाएगा। ये 2 होशियार किस्म के सादा लिबास पुलिस वाले साये के मानद इनके वजूद का हिस्सा बन जाएंगे। वो ट्रेसर और ट्रैक्टर का काम करेंगे। इस तरह पुलिस हेडक्वार्टर्स को इन 2 अफराद से मुतल्लिक लम्हा बलम्हा रिपोर्ट मिलती रहेगी और ये पता चल जाएगा कि इन लोगों का ठिकाना कहाँ है, वो किसके लिए काम करते हैं और इससे राब्ते के लिए क्या जरिया इख्तियार करते हैं। इस तरह फसाद की जड़ तक रसाई हासिल करनी हो जाएगी। एक्सीलेंट, डॉक्टर मोंग खामोश हुआ तो मैंने सराहने वाले अंदाज में कहा, शिवा एक ज़हीन पुलिस इंस्पेक्टर है। जनूस ने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा, इस नौयत का कोई हरबा इस शख्स के साथ आजमाने की जरूरत नहीं जिसे मैंने पुलिस के हवाले किया है। इस पर तो सीधा सीधा कत्ल का केस चलता है। इस वारदात में मेरा एक कीमती आदमी जान से हारा गया है। मैं अपने शोफर सिंघा की मौत को आसानी से फरामोश नहीं कर सकता। हमारे दरमियान मजीद थोड़ी देर तक इस नौयत की गुफ्तगू जारी रही। फिर जनूस डॉक्टर मोंग से इजाजत लेकर रुखसत हो गया। इस जाने के बाद डॉक्टर ने मुझसे कहा, वजदान, अब हम बाहर निकलने की तैयारी करूंगा। इस सिलसिले में सबसे अहम मेकअप और गेटअप है। इस वक्त दोपहर के 2 बजे हैं। तुम दोनों तो 5 बजे ही निकलोगे। मेरा मशवरा है तुम लियोन की तरह थोड़ा आराम कर लो। वो एक लम्हे को रुका, फिर इजाफा करते हुए बोला, तुम लोगों को गाड़ी की जरूरत है या टैक्सी में सफर करना पसंद करोगे? मेरा ख्याल है टैक्सी ज्यादा मुनासिब रहेगी, मैंने जवाब में कहा। हम दोनों टूरिस्ट हैं। किसी भी अजनबी और गैर मुल्क में टूरिस्ट, टैक्सी और होटल में एक गहरा रिश्ता पाया जाता है। होटल को हम छोड़ रहे हैं, कम से कम टैक्सी से तो हमारा ताल्लुक बाहर रहना चाहिए ना। आखिर को हम टूरिस्ट हैं। आखिरी जुमला मैंने मायने खस अंदाज में अदा किया तो डॉक्टर इस्बात में सर हिलाते हुए बोला, मेरा मशवरा यह है कि तुम अभी होटल एनापोर्टना से चेक आउट नहीं करो। वहाँ जाओ जरूर और इंतहाई ज़रूरी सामान भी उठा लाओ। वैसे भी इस होटल में तुम्हारे 3 दिन की बुकिंग है। तुम वहाँ कयाम करो या ना करो, मगर बुकिंग तो चलने दो। इस तरह टूरिस्ट, होटल और टैक्सी का मुसल्लत कायम दायम रहेगा और ये फ़ायदा भी हर वक्त तुम्हारे हाथ में रहेगा कि किसी इमरजेंसी की सूरत में इन 3 दिनों के दौरान तुम वहाँ खामोशी से पनाह हासिल कर सकते हो। आइडिया उम्दा है डॉक्टर, मैंने तायदी अंदाज में कहा। समझो मैंने तुम्हारा मशवरा मान लिया। सैर तफरीह के लिए तुम्हें रकम की जरूरत तो हो तो मुझसे मांग लो, डॉक्टर मोंग ने सवालिया अंदाज में कहा। मैंने कहा, वैसे तो हम दोनों के पास अपने अपने क्रेडिट कार्ड्स मौजूद हैं। इसके अलावा डॉलर की जरूरत
अमेरिकन करेंसी की नोट भी हैं। काठमांडू में सिर्फ MX अमेरिकन एक्सप्रेस और वीज़ा कार्ड कबूल किए जाते हैं, डॉक्टर मोंग ने बताया। डॉलर के मुकाबले में यहाँ करेंसी एक्सचेंज 58 रुपये फी अमेरिका डॉलर है। इस हिसाब किताब को भी जहन में रखना। मैं कोई पहली मरतबा नेपाल नहीं आया हूँ मोंग, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। यहाँ के रस्मो रवाज और अदब आदाब से मुझे गहरी वाक़फियत हासिल है। तुम फिक्र ना करो, मैं किसी भी मुहाज पर मार नहीं खाऊंगा। दैट्स गुड, इसने एक मुख्तसर सा जुमला अदा करते हुए कहा। नेपाल में इंडिया और पाकिस्तान की तरह रुपया चलता है, ताहम वैल्यू वगैरह में फ़र्क है। अमेरिकी डॉलर और नेपाली रुपये का हिसाब तो डॉक्टर मोंग ने बता दिया। इंडियन रुपये के मुकाबले में नेपाली रुपये की कदर कीमत फिक्स है। 100 इंडियन रुपये 168 नेपाली रुपये के बराबर समझे जाते हैं। नेपाल के करेंसी नोट 1000, 500, 100, 5, 10, 5, 2 और 1 रुपये की सूरत में हैं, जबकि 2, 5, 10, 25 और 50 के लिए सिक्के राइज हैं। मैंने डॉक्टर की इस गुफ्तगू में एक खास बात नोट की थी। इस हवाले से मैंने पूछ लिया, डॉक्टर मैं महसूस कर रहा हूँ जब हम शाम में यहाँ से निकलेंगे तो इस वक्त तक तुम्हारी वापसी नहीं होगी। तुमसे मुलाकात किए बगैर हमें जाना होगा। हाँ ऐसा हो सकता है, इसने डिप्लोमेटिक जवाब दिया। मैं इस सिलसिले में ज्यादा खरीदा नहीं की और अपनी बात की मतलब पूछ ली। इस सिलसिले में मेरे जहन में एक बात आई और जन उसकी मौजूदगी में होने वाली बातचीत के बाद ये कांटा कुछ ज्यादा ही चुभने लगा था। मैं इस चुभन को पहले फुर्सत में दूर करना चाहता था। मोंग, साहिल की रुपोशी का राज तुम्हारे अलावा और किसको मालूम है? वो एक लम्हे सोचने के बाद अटल लहजे में बोला, मुझे, इस शख्स को जिस घर के में साहिल छुपा गया है, और तुम्हें। इसके सिवा किसी शख्स को भनक भी नहीं है। मैंने एक गहरी और इत्मीनान भरी सांस खारिज की। साहिल के हवाले से हमारे दरमियान जो गुफ्तगू हुई थी इसके लिए यौन को खबर नहीं थी। इस वक्त वो बात ले रही थी और मौजूदा बातचीत की इसकी गैर मौजूदगी में ही हो रही थी। डॉक्टर मोंग ने एक मरतबा फिर रुखसत तुल्ब नजर से मुझे देखा तो मैं उठकर लियोन के कमरे की जानिब बढ़ गया। लगभग 5 बजे शाम हम तैयार होकर बंगले से निकल आए। चंदन ने बड़े एहतराम से हमें रुखसत किया। दीगर सादे लिबास पुलिस गार्ड्स भी मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे थे। मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक डॉक्टर मोंग अभी तक अपने मिशन से वापस नहीं लौटा था। रत्ना पार्क, कामती पार्क, दरबार पार्क के वास्ते में वाक़या है। हम अपने स्ट्रीट से निकले और पार्क की जो हदी साथ साथ चलते हुए दरबार पार्क की तरफ आ गए। हम खुशगवार हो रहा था। इस खुशगवारियत में अच्छी खासी ठंडक रची बसी थी। वो जनवरी की आखिरी तारीख थी। नवंबर से फरवरी के दरमियान में नेपाल शदीद सर्दी की लपेट में रहता है। खुसूसन दिसंबर और जनवरी यहाँ मौसम सरमा की पबक तस्वर की जाती है। इन दोनों दर्जा हरारत -6 से -15 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाता है। इसके अलावा ठंडी ठहरा हवाएं भी काफ़ी जमाने में अहम किरदार अदा करती हैं। हमने मुनासिब गर्म लिबास पहन रखा था। दरबार पात पर वाक़या बस स्टॉप से हमें टैक्सी मिल गई। दिन के औकात में काठमांडू के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने के टैक्सी वाले 40 से 60 रुपये वसूल कर लेते हैं, जबकि शाम और रात में यही रकम 75 से 100 रुपये तक पहुंच जाती है। हमने टैक्सी वाले को क्लॉक टावर चलने को कहा और अंदर बैठ के। क्लॉक टावर के नज़दीक दरबार मौक पर होटल अन्नपूर्णा वाक़या है। मैंने यही सोचा था, एक बैग में इंतहाई ज़रूरी सामान भर लेकर आऊँगा, दूसरे बैग को आम और गैर ज़रूरी चीज़ों के साथ होटल में ही छोड़ दूँगा, ताकि अगर वापस कभी इस होटल में आने के इम्कानात पैदा ना हो सके तो किसी शय के ज़याम महसूस ना हो। टैक्सी में सफर के दौरान में लियो ने अक्लमंदी का सबूत दिया और ताज़ा तरीन हालात पर कोई बात नहीं की। इसके बिलअक्स नेपाल के मौसम और वहाँ मौजूदा कुदरती हुस्न पर हम गुफ्तगू करते रहे। हमारी गुफ्तगू से पहला और आखिरी तासर यही उभरता था कि हम टूरिस्ट हैं। हम जिन संगीन हालात से गुजर रहे थे इनका तकाजा भी यही था। होटल वाली कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद हम अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट में आ बैठे। लियोन काफ़ी की तलब महसूस कर रही थी। मौसम की शिद्दत से निमटने के लिए इनके तलब बरहमल थी। वेटर मैंने छोड़कर चला गया तो लियोन ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, तुम क्या लोगे शॉन? तुम काफ़ी ले रही हो तो मैं भी यही लूँगा। मैंने सरसरी अंदाज में जवाब दिया। वो झट से बोली, मगर तुम्हें तो चाय काफ़ी इस्तेमाल से नींद आने लगती है। हाँ ये तो है, मैंने गोलमोल जवाब दिया, लेकिन मौसम की ठंडक को शिकस्त देने के लिए एक कॉफ़ी का कप पीने में कोई हर्ज नहीं। ये कुछ एबनॉर्मल से नहीं ना शॉन? वो एहतियातन वजदान की बजाय मुझे शॉन कहकर मुखातिब कर रही थी। मैंने चौंक कर पूछा, क्या एबनॉर्मल है सर्दी को भगाने के लिए काफ़ी पीना? वो गड़बड़ा गई। मेरा मतलब है, आमतौर पर तो यही सुनने में आया है कि चाय काफ़ी के इस्तेमाल से नींद उड़ जाती है, लेकिन हमारे साथ मामला बिल्कुल उल्ट है। मामला हम दोनों के साथ ही उल्ट है। मैंने बराह रात इसकी आंखों में झांका। मेरे साथ क्यों और कैसे? वो मुतज़ब्बब अंदाज में बोली। मैंने गहरी संजीदगी से कहा, मेरा मतलब है आमतौर पर तो यही सुनने में आया है कि शादी के बाद औरत मां बनने की ख्वाहिशमंद होती है, लेकिन तुम्हारे साथ मामला। ठीक है। वो मेरी बात पूरी होने से पहले कते कलामी करते हुए बोली, हम दोनों ही सीधे हैं। मतलब ये है कि हमारे साथ कुछ भी उल्टा नहीं। ओके। मैं लियोन की इस फरानुमा वजाहत पर ज़रेलब मुस्कुरा कर रह गया। वो मेरी मायने खेज़ मुस्कुराहट को नज़रअंदाज करते हुए बोली,
यहाँ से उठने के बाद शॉन को फोन करूंगी। इसने रुखसत के वक्त मुझसे वादा लिया था कि खटमंडू पहुंचते ही मैं इसे अपनी खैर से आगाह करूं, लेकिन यहाँ कदम रखते ही जिस नोयत के वाकया से वास्ता पड़ा, इसमें ये बात मेरे ध्यान में नहीं रही। मैंने इसको ख्वाहिश पर साथ करते हुए कहा, तुम ठीक कहती हो, मैं भी वसीम की खैर मालूम करना चाहता हूँ। तुम शॉन से बात करके चुको तो रिसीवर मुझे दे देना। वो अजीब सी नजर से मुझे तकने लगी। अंदाज ऐसा ही था जैसे कह रही हो बात कर चुको। क्या मतलब? मैं इस वक्त शॉन से ही तो बात कर रही हूँ। इंसान इस कायनात की सबसे हैरत अंगेज अजूबा है। ये मौका महल की मुनासबत से इस तरह रंग बदलता है कि गिट गिट की आंखें भी खुली की खुली रह जाती हैं। इंसान नजरिया फितरत का इस्तेमाल करके अपनी गलत बात को तस्लीम करवाने के लिए दूसरे की नाजायज बात को बड़ी ढिठाई से कबूल कर लेता है। लियोन की नाजायज बात को बड़ी लियोन जाते बच्चे के हवाले से सोच में वाकई डूबी हुई थी। मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल को सही मानने के लिए फौरन तैयार हो गई थी। काफी पीने के बाद न्यू जर्सी फोन करने की कोशिश की गई। कोशिश इन मायनों में कि टेलीफोन राब्ता नहीं हो सका। 2-3 मिनट पर ट्राई के बाद ये पता चला कि दूसरी जानिब कोई फोन अटेंड नहीं कर रहा। ये एक गैर मुतवक्को सूरत हाल थी। बहरहाल हम अन्नापूर्णा रेस्टोरेंट हॉस्टल से निकले। हम सुबह भी अन्नापूर्णा से निकलकर सिटी अस्पताल की जानिब गए थे, लेकिन इस वक्त सब नॉर्मल था, जबकि इन बार यूँ महसूस कर रहा था कि अब जैसे अन्नापूर्णा होटल में मेरा आना नहीं होगा, कम से कम इन 3 दिनों में तो नहीं, जब तक एक की बुकिंग है। मैं अपने इस एहसास की कोई तो जिहा पेश करने से कासी था। टैक्सी की जानिब कदम बढ़ाते हुए लियोन ने तशवीश भरे लहजे में कहा, वजदान, शॉन ने फोन क्यों अटेंड नहीं किया? वो परेशानी में मुझे वजदान कहने पर मजबूर हो गई थी। वो शॉन कह के मुझसे शॉन का जिक्र नहीं कर सकती थी। जब से हम एक साथ थे, मैंने पास मराहिल में इसे खासी उलझन और तसब्बुर में पाया। मैं इसका शोहर नहीं था, मगर इसके शोहर के रूप में था। शॉन के मेकअप में मैं बहू शॉन ही नजर आता था। मैं लियोन की मुतलामाना बेबसी को समझ रहा था। बाज़ नाजुक जज्बाती मोड़ पर वो चकरा कर रह जाती थी। इसकी तशवीश दूर करने के लिए मैंने तसल्ली अमीज़ लहजे में कहा, मुमकिन है शॉन इस वक्त घर में मौजूद ना हो। घर में मौजूद ना हो क्या मतलब? वो सवाले नजर से मुझे देखने लगी। हम यहाँ जिस तारीख की शाम को गुजार रहे हैं, वहाँ न्यू जर्सी में अभी इस तारीख का सूरज तलू नहीं हुआ। न्यू जर्सी और खटमंडू के मुकामी वक्त में 11 घंटे से ज्यादा का तफावत है। मैंने लियोन से कहा, फिर तो तुमने बड़ी गलती की। शॉन वहाँ न्यू जर्सी में इस वक्त गहरी नींद के मजे लूट रहा होगा। तुम्हें मौका महल और इस वक्त देख कर फोन करना चाहिए था। तुम ठीक कहते हो वजदान। गलती का एहसास होते ही वो मुतअद्दिल हो गई। मैंने कहा, हम डॉक्टर मोंग के बंगले पर पहुंचकर न्यू जर्सी फोन करेंगे, तुम फिक्र ना करो। यहाँ से रुखसत होने से कबल सेम, शॉन और मिस्टर होंग की खैर मालूम हो जाएगी। इसने पूरी तवज्जो से मेरी बात सुनी, फिर चौंक कर बोली, क्या हम यहाँ से कहीं और जा रहे हैं? हाईवे वाली बस्ती की जाने का प्रोग्राम लियोन की गैर मौजूदगी में तरतीब पाया था। चुनांचे वो मेरे और डॉक्टर मोंग के होने वाली गुफ्तगू से आगाह नहीं थी। मैंने मुख्तसर से अल्फाज में इसका सवाल का जवाब दिया, हाँ, आज रात 9 बजे हम डॉक्टर मोंग के साथ इस शहर से निकल जाएंगे। ओह, वो जोशीले अंदाज में बोली, इसका मतलब है तुम्हारी शादी का सुराग मिल गया है? हाँ, एक सिरा हाथ तो आया है, मैंने मुबहम अंदाज में कहा। लियोन न्यू जर्सी से मेरी बीवी बनकर यहाँ खटमंडू तक पहुंची थी। वो विंग हिंग के लिए कई कारनामे अंजाम दे चुकी थी। इसका मतलब यही था, वो काबिल भरोसा है। विंग हिंग ने इसे यहाँ के मिशन के बारे में तफसीलन बताया था। वो नीलकुंड वाली इबादतगाह और साहिल वाला मामला इसे पोशीदा नहीं रखा गया था। लिहाजा मेरे मोहतात और मुबहम अंदाज में वो शाह के लहजे में बोली, वजदान, मैं महसूस कर रही हूँ तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, खासी तौर पर अपने साथी के हवाले से। ऐसी कोई बात नहीं लियोन, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। फिलहाल डॉक्टर मोंग ने मुझे भी ज्यादा तफसील से नहीं बताई। बस इतना पता चला है कि मेरे साथी साहिल को खटमंडू के 1 घंटे की मुसाफत पर हाईवे वाक़े पर एक बस्ती में रखा गया है। हम यहाँ से इस बस्ती की तक जाएंगे, फिर वहाँ कुछ देर ठहरने के बाद गुड नीलकुंड की इबादतगाह की तरफ बढ़ जाएंगे। आज आधी रात के बाद इबादतगाह में एक खून-रेज़ मुआरका होने वाला है। डॉक्टर के मुताबिक रब्बी मोशे हैमंड की टीम इबादतगाह तक कहने पहुँच के पोशीदा बहा खजाने तक रसाई हासिल करने की कोशिश करेगी और मैंने थोड़ा तौक़ुफ़ करके सांस हमवार की, फिर बात को पूरे करते हुए बोला, हमें अपने दुश्मनों की इस कोशिश को नाकाम बनाना होगा। डॉक्टर मोंग रब्बी के हुक्मों के अज़ाम जाने ही गया है। वो ये मालूम करने की कोशिश कर रहा है कि वो लोग किस अंदाज में कार्रवाई का इरादा रखते हैं। मेरी वजाहत ने लियोन को कदम मुतमईन कर दिया, मगर मेरे अंदाज में एक मालूम सी बेचैनी घर गई। ये बेचैनी लियोन से मुतलिक थी। मैं नहीं जानता क्या होने वाला था। डॉक्टर मोंग ने लियोन को कोई बहुत बड़ा सदमा देने वाले की जो बात की थी, इसने मेरे जहन को उलझा कर रख दिया। इन लम्हात में ये उलझन कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी। हम टैक्सी में आ बैठे। टैक्सी ने हमें 2 बार एस्क्वायर में घुमाया, फिर सिंगापुर सेक्टर पुल बिल्डिंग से पास गुजरते हुए वो रोम शाह पाथ पर आ गई। कुछ देर बाद हम दरबार पर बात पर आ गए, फिर रत्ना पार्क पहुंच गए। टैक्सी पार्क के हब पहलू से गुजरने लगी तो मैंने एक फौरी ख्याल के तहत ड्राइवर से टैक्सी रोकने को कहा, 1 मिनट भाई, पार्क के मेन गेट पर उतार दो।
लियोन ने पूछा, क्या सीधा बंगले की तरफ जाने का इरादा नहीं? मैंने किराया देकर टैक्सी वाले को फारिग किया और पार्क के गेट के सिमत कदम बढ़ाते हुए बोला, मैं थोड़ी देर इस पार्क में गुजारना चाहता हूँ, फिर यहाँ से टहलते हुए घर की तरफ निकल जाएंगे। इस पार्क से मेरी बहुत सी यादें वापस्ता हैं। वो मजीद कोई सवाल पूछे बगैर मेरे साथ कदम उठाने लगी। रत्न पार्क बहुत ही फर्क बख्श जगह है। काठमांडू में कयाम के दौरान मैं रोजाना सुबह यहाँ आया करता था। हल्की फुल्की एक्सरसाइज भी हो जाती और जो कुछ जॉगिंग भी। मैं शब रोज जिस किस्म के हंगामी हालात से निबर्स आजमा रहता, इनके लिए जिस्मानी तौर पर चाको चौबंद और फिट रहना जरूरी था। इस पार्क में अमूमन रात 10 बजे तक खूब रौनक रहती थी, लेकिन मौसम की शिद्दत के बायस आजकल लोग जल्दी वहां से रुखसत हो जाते। पूरे पार्क में मुनासिब फासले से खंभों वाली गार्डन लाइट्स रोशन थी, जो पार्क की खूबसूरती में इजाफा का बायस थी। इस वक्त मेरे जहन में नलगरी का ख्याल रचा बसा था। इस पुरअसरार हस्ती से मेरी पहली मुलाकात इसी पार्क में हुई थी। लियोन खामोशी से मेरे साथ आगे बढ़ती चली आई। मैं भी एक पार्क के इस हिस्से की जानब जा रहा था जहाँ मुझे नलगरी का टूटा हुआ मुजस्मा पड़ा मिला था। हम आगे पीछे चलते हुए इस मुकाम पर पहुंच गए। इस तरफ दरख्तों की बहतात थी और ये जगह आम पुख्ता रोशनों से जरा हटकर थी। इससे थोड़ा आगे पार्क का हिफाजती जंगला था। मैं कुछ देर तक बेबस यूं ही इधर उधर टहलता रहा। इस जगह को क्रिस्टल के टूटे हुए मुजस्मे से मुझे ठोकर लगी थी और मैं इसे हसीन तरीन मुजस्मे को अपनी गाड़ी के में रखकर घर ले गया। फिर वो जिंदा हो गई थी। इस वक्त पार्क के माहौल में नलगरी के वजूद की महसूस महक रची बसी हुई थी। यूं लगता था जैसे वो किसी दरख्त की आड़ में छुपी खड़ी हो और मुझे हैरतज़दा करने के लिए अचानक दरख्त के पीछे से निकलकर सामने आ जाएगी। नलगरी ने मेरी जिंदगी में बहुत अहम किरदार अदा किया था। पिछले कुछ अरसे से गायब हो रहने के बाद वो दोबारा मुझे अपने वजूद का एहसास दिलाने लगी थी, मगर कदरे मुख्तलिफ अंदाज में उदास, ये नया अंदाज में तशवीश का बायस था। पता नहीं अब मुझे क्या चाहती थी। नलगरी तो किसी दरख्त की ओर से बरामद नहीं हुई। ताहम लियोन ने सनसनी हरकत से बोर होते हुए कहा, वजदान, तुम मुझे पार्क के इस नीम तारीख हिस्से में क्यों ले आए हो? मैं महसूस कर रही हूँ जैसे तुम्हें किसी खास शय की तलाश हो। हाँ, वो बहुत ही खास थी, मैंने बेख्याली में कह दिया। वो कौन? लियोन की चौंकी हुई आवाज मेरे समाज तक पहुंची। मैं संभल गया और बात बताते हुए कहा, मैं अपने एक दोस्त के साथ यहाँ एक्सरसाइज करने आया करता था, बस इसकी याद आ गई। ओह, लियोन ने बेयकीनी से मेरी तरफ देखा और बोली, चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे दोस्त की याद को ताज़ा करने के लिए हम भी थोड़ी एक्सरसाइज कर लेते हैं। मौसम का तकाजा भी निभ जाएगा और कुछ हाथ पांव भी खुल जाएंगे। मगर पार्क के किसी रोशन हिस्से की तरफ चलो। मुझे शरारत सूझी और मैंने बेसाख्ता कह दिया, क्या यहाँ नीम तरीके में तुम मुझसे डर लग रहा है? अगर मैं तुमसे डर रही होती तो न्यू जर्सी से काठमांडू तक ना आती। वो मेरी आंखों में देखते हुए बोली, तुम तो मुझे कहीं से भी खतरनाक नहीं लगे। फिर वो बड़े दिल आवेज अंदाज में हंस दी। इसने आखिरी जुमला बहुत मायने खेज अंदाज में अदा किया तो मुझे अपने पूरे वजूद में एक सनसनी सी दौड़ती महसूस हुई। इस दौरान में वो बदस्तूर मेरी आंखों में झांक रही थी। मैं इसके अंदाज की संगीनी को भांप और संभलते हुए कहा, ठीक है, हम जॉगिंग ट्रैक की तरफ चलते हैं। इधर मैंने घास के एक कत्ते पर चंद अफराद को वर्जिश करते हुए देखा था। इसने कोई एतराज किया और ना ही किस किस्म की बहस छिड़ी। हम नीम तरीके से निकलकर मज़कूरा मुकाम की तरफ चल पड़े। थोड़ी आगे जाने के बाद लियोन ने कहा, वजदान, तन्हाई में मैं तुम्हें वजदान कहूँ तो तुम्हें एतराज तो नहीं? इस वक्त तुम क्या कह रही हो? मुझे वजदान कहकर तो ही पुकार रही हो। मैंने मुतदिल लहजे में कहा, मैंने कौन सा एतराज किया है? वो तो मैंने एहतियात के पेश नज़र कह दिया था कि दीवारों के भी कान होते हैं। बहरहाल बाज़ जगहों पर बहुत एहतियात रहने की ज़रूरत है। मैं पार्क के नीम तरीक गोशे से निकलकर कदरे रोशन हिस्से में पहुंचा तो महसूस हुआ जैसे नलगरी की वो मखसूस खुशबू भी मेरे ताकुब करते हुए इधर आ गई हो। दरअसल पार्क में दाखिल होने के बाद मैं मुसलसल नलगरी के बारे में सोच रहा था। पता नहीं अब ये मेरी सोच का नतीजा था या वो वाकई मेरी हस्ती में साथ थी। अगरचे मुझे उम्मीद तो नहीं थी कि वो मेरी पुकार पर लब्बैक कहेगी, ताहम मैं भी अपने तसल्ली की खातिर इसे ज़ेरे लब पुकारा, नलगरी। जवाब में खामोशी रही। इसने मेरी पुकार पर लब्बैक नहीं कहा था, ताहम इसके हैरत अंगेज वजूद की सह खुशबू मुसलसल मेरी सांसों में बसेरा कर रही थी। मैं इसकी खुशबू को कई मरतबा सांस के रास्ते अपने खून में जज़ब कर चुका था और इसकी DA स्कीम विन के एक बंगले में तो मैंने नलगरी के सेहर अंगेज वजूद की खुशमाकारी भी देख ली थी। वो रात मेरी जिंदगी की एक तरीक साज और अनमट रात थी। इस नाकाबिले फरामोश रात में पर्वतों की मलका ने मुझे लज्जत हयात से रोशनास कराया था। हमने लगभग आधा घंटा एक्सरसाइज की, फिर एक संगी बेंच पर बैठ के मैंने लियोन से कहा, मैं आंखें बंद करके थोड़ा आराम करना चाहता हूँ, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? मुझे क्यों एतराज होगा? वो मायने खेज अंदाज में मुस्कुराई। तुम्हारी आंखें हैं, आराम करने के लिए इन्हें बंद करो या खुला रहने दो, तुम्हारी मर्जी है। लियोन इस वक्त हल्की फुल्की छेड़छाड़ के मूड में नजर आती थी। मैंने भी जवाबन शौकी से पूछ लिया, अच्छा अगर मैं तुम आराम करने के लिए तुम्हारी आंखें इस्तेमाल करूंगा तो तुम्हें तब तो एतराज नहीं होगा? तब भी नहीं होगा, वो खिलखिलाकर हंस दी।
मैंने गहरी नजर से इसे देखा और संगी बेंच पर की पुश से टेक लगाकर आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करते ही इंसान अपने अंदर बंद हो जाता है। मैं भी खुद में बंद होकर खुद को तलाश करना चाहता था। मेरे वजूद का अटूट अंग मुझसे जुदा हो गया था। मैंने थर्ड आई के सामने साहिल के सरापा को उजागर किया और रक्ष तस्वुर इसकी जानिब दोहरा दिया। नतीजा हस्बे साबिक बरामद हुआ। मैं अपने वजूद के अटूट अंग तक रसाई हासिल करने में कामयाब ना हो सका। एक नामालूम एक बेनाम सी सफाक दीवार हमारे बीच हायर रही। डॉक्टर मोंग को 100% यकीन था कि इसने जिस लड़ाई को वाली बस्ती में पहुंचाया है वो मेरी साहिल ही है। मुझे डॉक्टर मोंग की सलाहियतों पर भरपूर भरोसा था, लेकिन दिल की अपनी मचलन थी। ये सीने के पिंजरे को तोड़कर खुली फिजाओं में प्रवास करना चाहता था और एक लंबी उड़ान भरकर जाना चाहता था। मेरी साहिल तक पहुंचना चाहता, मगर पता नहीं किस सबब ये परिंदा फड़फड़ा कर रह जाता। मंजिल का सुराग पाने से पहले ही बेदम सर होकर जमीन से आ लगता। रबी मोशे हमन की शातराना चाल ने मेरी जिंदगी को बसात को तलपेट कर रख दिया था। साहिल को मुझसे दूर करने में इसी का हाथ था। एपिसोड 9 का इख्तिताम यहीं पर होता है। एपिसोड 10 देखने के लिए आगे समाप्त फरमाएं।